हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2023-24 में एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है, उसके एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और इस वीडियो में हम उसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ इस बात का खास ध्यान रखना कि अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हैं तभी इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का क्वेश्चन पेपर आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने इस वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं कि करते हुए सभी चीज़ों पर बातें करते हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है, यह क्वेश्चन पेपर हमारे पास MJPR यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, और इसके द्वारा जो बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री में पहला पेपर है जो हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसके एग्जामिनेशन को कराया गया और बोला गया कि आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मैक्सिमम आपको 75 नंबर के मार्क्स मिलेंगे या फिर नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। और अगर बातें करते हैं, ठीक है, एक एक करते हुए सारी चीज़ों को मैं समझाता हूं, तो यह हम जानते हैं कि यह MCQ पैटर्न पर ही क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, तो इस वजह से हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। तो ये अगर आप इस यूनिवर्सिटी हैं तभी ये इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए मायने रखते हैं, अदरवाइज आप सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस मायने नहीं रखते हैं। तो हम इन चीज़ों को स्किप करते हुए अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करते हुए सभी चीज़ों पर बातें करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। देखो बच्चों, हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के काफ़ी सारे चैप्टर्स पर ऑलरेडी लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वहीं से ही सारे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए अपने सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले क्वेश्चन में यह बात पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हिप्नोटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहन करने के लिए यूज किया जाता है, ये बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पैराल्डिहाइड है, मेटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर पर ही बातें करते चलेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। हम क्वेश्चन को बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वह राइट आंसर है, यानी कि पैराल्डिहाइड जो है वह हिप्नोटिक एक एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हो सकता है आप सभी को उतना ज़्यादा थोड़ा आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज किए हुए ही रखिएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि उल्फ किस्नर रिडक्शन इज। ठीक है, उल्फ किस्नर रिडक्शन मैंने आप सभी को पूरा डिटेल से पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उल्फ किस्नर रिडक्शन जो होता है वह इसलिए यूज किया जाता है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स में क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन पर मैंने पूरा डिटेल लेक्चर में प्रोवाइड किया था, सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया था, लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है चारों ऑप्शन में से जो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यूज किया जाता है या फिर एल्डोल कंडेंसेशन शो करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि हमारे पास जो एसिटल्डिहाइड होता है वह एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हिच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ PCl5।
ठीक है। ऐसा कौन सा हमारे पास चारों ऑप्शन में से कंपाउंड दिया गया है जो PCl5 के साथ रिएक्शन नहीं करता है? तो चौथे क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वह राइट आंसर है, यानी कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वह क्या करता है, वह PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4 वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मतलब कि एसीटोन को अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मेस्लेटीन पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम में, आप लोग दूसरा नाम इसका पढ़े होंगे, इसका दूसरा नाम है 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन। ठीक है, जिसे हम मेस्लेटीन भी कहते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास 5वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चों के ऑप्शन गलत हो गए होंगे क्योंकि वो तो पूरा नाम पढ़कर गए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो दूसरा ही नाम पूछ लिया गया है। आइए बात करते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट इज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ मैंने एक और रिएजेंट के बारे में बताया था, आप लोग लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने अपने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत तो पूरे रिएजेंट के बारे में ही पढ़ लिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट पर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसको हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 6 नंबर का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 7th नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट विल गिव। ठीक है, अगर हम कैल्शियम एसीटेट का ड्राई हीटिंग करते हैं यानी कि शुष्क अवस्था में विदाउट एयर, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है दिए हुए चारों ऑप्शन में से? तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे पास मिलता है CH3COCH3। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज। ठीक है, हमारे पास यह कार्बोनिल ग्रुप होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप में यह जो कार्बन है इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये बात बताना है। तो एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यानी कि इसमें सिग्मा एंड पाई दोनों हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ओके, तो डी नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एसीटोन रिएक्ट्स विथ HCN टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एसीटोन जो होता है वह HCN के साथ यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है साइनोहाइड्रिन। तो यह किसका एग्जाम्पल है? यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो आप लोग को बस ध्यान रखना है, चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो 9th नंबर का क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वह राइट आंसर है, क्योंकि यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बात बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन्स इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है, चारों ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि किसका हाइड्रोजन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कौन सा ऐसा हाइड्रोजन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि जो बहुत ही इजीली रिड्यूस हो सके। ठीक है, क्योंकि जितनी आसानी से वह रिलीज हो सकता है वह उतनी ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है ना, तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास ऑप्शन राइट होगा वो है डी ऑप्शन, क्योंकि यह हेक्सेन 2,4-डाइओन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एन के बाद ई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि IPSC नेम यहाँ पर लिखा गया ना, तो 2,4-डाइओन जब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया तो ई नहीं होना चाहिए था, बट ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। एंड इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह एक बच्चे के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, जो कि MGPRU यूनिवर्सिटी से ही है। तो ऐसा सिचुएशन में आपके भी एग्जाम्स हो जाते हैं, तो आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को हमें
टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपको नंबर अगर प्राप्त करना है तो अगर आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको हमारे पेड नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आप सभी को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप सभी को बहुत ही बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना रहेगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर एक मिनट, एक क्वेश्चन मिस हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 मिस हो रहा था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पर एक कंपाउंड आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आईपीएससी नेम हमें बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको हम कहेंगे पेंटेन टू ओन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आप लोग ये सारे क्वेश्चंस तो इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH सोल्यूशन गिव्स। ठीक है, अगर हम बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को हीट कर रहे हैं एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा सोल्यूशन हमें प्राप्त होता है, यह बात पूछा गया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बेंजिल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट मिलता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए न्यू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास एक नया कार्बन बॉन्ड कार्बन फॉर्म होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कौन सा ऐसा रिएक्शन है? क्या वह कैनिजारो रिएक्शन है, क्लेमेंजन रिडक्शन है, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, या फिर सभी के सभी? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम कार्बन को क्या करते हैं, लेंथन करते हैं, मतलब उसके चेन को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें एक नया कार्बन बॉन्ड कार्बन फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन इज। ठीक है, यानी कि एसिटोफिनोन से अगर हमें एसिटल्डिहाइड को सेपरेट करना है तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि NaHSO3 हमारे पास होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ फैलिंग सोल्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में कि अगर हम एसिटल्डिहाइड का फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट कराते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या प्रेसिपिटेट मिलेगा? तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का जो बी ऑप्शन है वह राइट आंसर है, यानी कि हमारे पास मिलता है Cu2O। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर क्या बातें पूछी जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेजेंट स्मेल। ठीक है, प्लेजेंट स्मेल किस में पाया जाता है? मेथनॉल में, प्रोपेनॉल में, या एथेनॉल में, या फिर हेक्सानॉल में? ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ऑल नहीं है, ठीक है, ऑल है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि हेक्सेनॉल में ही प्लेजेंट स्मेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द पाई बॉन्ड इन कार्बोनिल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में, तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वह कैसे फॉर्म होता है, ये बातें एक्चुअली पूछी जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी पूरी तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे मैंने निकाल कर समझा भी दिया और लेक्चर में चीज़ें बताया भी गया है। तो उन चीज़ों पर ना बात करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर ही बात करते हैं कि कौन सा ओवरलैपिंग होगा तब फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में, पता नहीं आपको याद भी होगा या नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर वहाँ पर भी चीज़ें याद होंगी तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि PP ओवरलैपिंग से। ठीक है, यानी कि p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब ये होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यहाँ पर IPSC नेम से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन इज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन कौन सा है, उसका IPSC नेम क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि सिर्फ रिएजेंट गिब्स, ठीक है, सिर्फ रिएजेंट कौन सा कलर देता है जब वह एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तब, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब सिर्फ टेस्ट हम एसिटल्डिहाइड का करते हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सिर्फ टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है फॉर एल्डिहाइड, ठीक है, एंड आल्सो फॉर कीटोन। बट यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा कलर मिलता है ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि सिर्फ टेस्ट जब होता है तो वह पिंक कलर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, ठीक है, किसके साथ एसिटल्डिहाइड रिएक्शन कर सकता है या करता है, ये बात पूछी जा रही है। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स या फिर बोथ, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो अगर इसमें हम बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, क्योंकि एसिटल्डिहाइड जो होता है वह इलेक्ट्रोफाइल्स एंड आल्सो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन करता है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से क्वेश्चन पुट किया गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऐसा एक टॉपिक है आप सभी के सिलेबस में कि चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो, क्वेश्चन रखे ही हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। जितनी भी चीज़ों को मैंने पढ़ा है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, सब कुछ एकदम डिटेल में निचोड़ कर रख लेना है, ठीक है। खैर, बातें करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कौन सा है। चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑप्शन में पुट किया गया है कि ए कार्बन चेन अटैच्ड टू मैग्नीशियम, ठीक है। ए कार्बन चेन अटैच्ड टू एनी मेटल, नो। ए कार्बन डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन, नो, क्योंकि हम डबल बॉन्डेड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मतलब जानते तो हैं लेकिन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में कुछ नहीं जानते। एंड ए कार्बन चेन विथ एन एल्कोहल ऑन दी एंड, ठीक है, एल्कोहल तो ग्रुप आता ही नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है उसमें हमारे पास RMgX होता है, जहाँ पर R हमारे पास एक एल्किल ग्रुप होता है और X हमारे पास कोई भी हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन को मैं राइट मान रहा हूँ, बट प्रॉपर राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ऑप्शन ही राइट है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में थोड़ा सा अधूरा पॉइंट है। इसमें यह है जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है इसको भी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था इनको। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन फिर भी सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर क्या बातें पूछी जा रही हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट्स विथ, यहाँ पर एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पुट कर दिया गया है और यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल दे दिया गया है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट्स विथ, किसके साथ, एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट टू प्रोड्यूस टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये बात पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाया है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि 4-हेप्टेनोन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने 23rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा गया है, ठीक है। चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हो सकता है आप लोग इतना डिटेल ना पढ़े होंगे, लेकिन मतलब यहाँ पर जो भी बच्चे ने लगाया है वो काफ़ी अच्छा ही लगाया है, ठीक है। तो इसलिए 23 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपना 24 की तरफ। यहाँ पर हमसे बात पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज़ द मोस्ट आयनिक कैरेक्टर। ये खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब अब क्वेश्चन पूछा गया सिलेबस से है तो अच्छा ही है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा बॉन्ड है, यह भी आप सभी से यूनिट 2 के ही क्वेश्चन पुट किया गया है, जिसमें आपको बताना है कि हमारे पास कार्बन और मैग्नीशियम के बीच मोस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है, या फिर कार्बन लिथियम के बीच, या फिर कार्बन जिंक के बीच, या फिर सभी के बीच होता है, ठीक है। मोस्ट आयनिक कैरेक्टर किस में अधिक पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन और लिथियम के बीच आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए 24 नंबर के क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम गिव्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास
ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया और इसमें बोला जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्या प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल या फिर एल्केन बनता है। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बनता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन सक्सिनिक एसिड, ठीक है, N इज इक्वल टू व्हाट। मैंने आपको सक्सिनिक एसिड के बारे में पढ़ाया है, मैंने आपको सब कुछ समझाया और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो सक्सिनिक एसिड में हमें N का वैल्यू ही बताना है। ठीक है, यानी कि CH2 कितने टाइम्स होता है ये बात बतानी है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 26 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि CH2 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 26 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विनेगर इज आ, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सिरका होता है, विनेगर होता है, वह क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर होता है, या फिर 25% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर होता है, या फिर 40% होता है, या फिर 60% होता है। ठीक है, यह एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आप सभी के सामने एग्जैक्ट वैल्यूज दिए गए हैं, बट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो 27 नंबर का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यह 5% सोल्यूशन के आसपास होता है, यानी कि 5 से लगभग मानकर चलिए 15% के आसपास होता है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हम फिलहाल ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि 15 और 25 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो 27 नंबर का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमोनियम एसिटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिब्स। ठीक है, अगर हम अमोनियम एसिटेट को बहुत ही हार्ड टेम्परेचर दे रहे हैं, बहुत ही गर्म कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वह क्या फॉर्म करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह बनाता है एसिटामाइड। ठीक है, तो 28 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एसिटिक एसिड अंडरगोज रिडक्शन विथ LiAlH4 टू गिव। ठीक है, आई थिंक ये आप सभी को उतना स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। एसिटिक एसिड अंडरगो रिडक्शन विथ LiAlH4 टू गिव, यानी कि हम एसिटिक एसिड का अगर हम LiAlH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये बात पूछी जा रही है। तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर बनता है एथेनॉल। ठीक है, क्या बनता है, एथेनॉल, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल बनता है। ठीक है, तो इसलिए 29 नंबर का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आई थिंक एक और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया था, उसमें भी यह क्वेश्चन पुट किया गया था, तो आपके एग्जाम में भी पूछने के चांसेस हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेरिवेटिव नहीं है। और मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पहले ही लेक्चर में सब कुछ समझाया कि कौन कौन से इसके डेरिवेटिव हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो जो सी ऑप्शन है यानी कि ईथर, वह क्या होता है, यह इसका डेरिवेटिव नहीं होता है। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 31 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि द आईपीएससी नेम ऑफ, ठीक है, यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है और इसका आईपीएससी नेम पूछा जा रहा है। तो फिलहाल ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा सवाल है आप सभी के लिए, बट इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इसको हम कहते हैं फेनिल फॉर्मेट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेमन इज सोर ड्यू टू, ठीक है, जो नींबू होता है वह खट्टा होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का लॉजिक है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 32 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो द वीकेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बताना है कि कौन सा सबसे कमजोर अम्ल है। ठीक है, वीकेस्ट एसिड है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो 33 का जो डी ऑप्शन है वह राइट आंसर है। वैसे इसको समझने के लिए आप सभी को बहुत ही डीप लेवल पर पढ़ाई करनी पड़ती है, बट अगर आप ये कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज
नहीं हुआ होगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर जी ये गलत बता रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं सारी चीज़ें सही बता रहा हूँ। बात करते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक रिएक्शन पूछा जा रहा है या रिएक्शन रखा गया है जो मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास एथिल एल्कोहल है जिसका हम फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शन करा रहे हैं या फिर रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ए बन रहा है, ठीक है। उसका हम HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास बी प्रोडक्ट बन रहा है। उसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो सी प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें बताना है कि यह सी कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसलिए 34 नंबर का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी है कि हमारे पास क्या बनता है, प्रोपेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो इसलिए 34 नंबर का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हेन सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड एट 360 डिग्री सेल्सियस द मेन प्रोडक्ट इज। मैंने आपको पढ़ाया है कि सोडियम फॉर्मेट को जब अलग अलग टेम्परेचर पर कैसे हीट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सोडियम फॉर्मेट को 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है 35 नंबर के क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बनता है सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एसिटिक एसिड डज नॉट फॉर्म एसिटिल क्लोराइड विथ, ठीक है। अगर हम एसिटिक एसिड का इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर बनता है COCl2, ठीक है। मतलब इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं तब नहीं बनेगा। बढ़ते हैं अपने 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, ठीक है, या विथ किसके सहायता से हम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं कि हाँ ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी के सामने ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जिसे हम टॉलेंस रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो 37 नंबर के ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है द फार्मूला ऑफ एथिल एथनोएट इज, ठीक है। एथिल एथनोएट का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है 5वें चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको मेलोनिक एस्टर एसिटो एसिटिक एस्टर के बारे में पढ़ाया है। तो वहीं पर ही ये चीज़ें हमने डिस्कस भी किया था कि एथिल एथनोएट का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि होता है CH3COO2H5 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 39 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिव्स, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आप सभी से एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो इस सिचुएशन में या फिर इस पूरे प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, यह बात पूछा गया है। तो इसमें एक्चुअली हमारे पास मिलता है अमीन, इसलिए हमारे पास 39 नंबर के क्वेश्चन का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज, ठीक है। एक एस्टर का अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, ये बात यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि उसे हम कहते हैं सॉप्निफिकेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 40 नंबर के क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 41 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 41 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्या बातें पूछी जा रही हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है एक्चुअली CH3CONH2, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम HNO2
2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये तो रिएक्शन आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, अच्छे से जानते ही होंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 41 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूरिया, हम सभी जानते हैं कि यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये भी हम बात जानते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कितने % अमाउंट में होता है, ये बात पूछी जा रही है। तो 42 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि यह 46% पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास पूछा जा रहा है कि एसिटिक एस्टर इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है कि एसिटिक एस्टर हम किस प्रोसेस के द्वारा फॉर्म करते हैं, पूरा रिएक्शन भी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। बट जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था वही बात यहाँ पर पूछा गया है कि क्या वह ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है, या फिर एस्टेरिफिकेशन से होता है, या फिर एडिशन से होता है, या फिर कंडेंसेशन से होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि क्लेजन कंडेंसेशन के द्वारा एसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए 43 नंबर के डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि थैलिक एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर है। चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। थैलिक एसिड का हमें स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, तो थैलिक एसिड आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप तो तुक्का मारेंगे तो कहीं भी लग सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 44 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यह थैलिक एसिड का जो राइट स्ट्रक्चर है। बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एसिनिडीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि एसिनिडीन कौन सा कंपाउंड का नाम है। ठीक है, तो 45 नंबर का जो सी ऑप्शन है वह राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से देख लेना कि एसिनिडीन किसे कहते हैं, थैलिक एसिड कौन सा कंपाउंड है, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गैब्रियल सिंथेसिस इज कैरिड आउट ऑफ द फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, यानी कि हम गैब्रियल सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है यह किस चीज़ का फॉर्मेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइड होता है, एल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या फिर प्राइमरी एमीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि हम गैब्रियल सिंथेसिस के द्वारा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो 46 नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कैरिड आउट एट द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन, क्योंकि इतना डिटेल तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जाता है कि टेम्परेचर रेंज पूछ लिया गया है। ठीक है, कि मतलब डाइजोटाइजेशन का टेम्परेचर रेंज क्या होता है, वो भी एनिलीन के रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो 47 नंबर का मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि यह 273 से 278 केल्विन के बीच हम टेम्परेचर को रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 48 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इन फ्लोरोबेंजीन यूजिंग। कौन सा प्रोसेस है या कौन सा कंपाउंड के द्वारा हम फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। तो जो 48 नंबर का डी कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर CuF है, HFB4 है, एंड CuHF है, एंड F2 है। यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर एक्चुअली बी ऑप्शन के द्वारा चल सकते हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली होता है HbF4 होता है, और यहाँ पर दिया क्या गया है HFB4। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गलत है, बट ठीक है, हो सकता है सबको नंबर दे दिया जाए, हो सकता है कि उसी को ही सही मानकर चल दिया जाए। ठीक है, तो वो तो आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। बात करते हैं अपने 49 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। हमने स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के बारे में देख लिया,
और वीकेस्ट एसिड के बारे में भी देखा था, और यहाँ पर एक वीकेस्ट बेस से भी क्वेश्चन पुट किया गया है। तो ये स्क्रीन पर आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बताना है वीकेस्ट बेस कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमोनिया जो होता है वह सबसे ज़्यादा इन ऑप्शन में से वीकेस्ट बेस है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन से भी ज़्यादा वीकेस्ट बेस होता है अमोनिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिथिल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, मिथिल एमीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? उर्ज रिएक्शन के द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा, या फिर क्लेमेंजन रिडक्शन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि हम हॉफमैन ब्रोमाइड के द्वारा ही मिथिल एमीन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में अपने इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि 1 to 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हमने सारी चीज़ों को बात कर लिया, देख लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम इसके अगले क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और 50 to 100 नंबर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन कौन से उनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से उनके सही आंसर्स हैं। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम्स हो जाते हैं तो आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को हमें शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। ठीक है, ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मिल ही चुका होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।